हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं परासरण क्या होता है, इसको समझा जाए। पिछले वीडियो में हमने आपको जल विभव के बारे में बताया था। ठीक है, जल विभव साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P, ये पिछले वीडियो में बताया था। आइए देखते हैं परासरण क्या होता है, इसको ध्यान से समझा जाए। परासरण के बारे में, परासरण पौधे की कोशिका कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति से घिरी होती है। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं वे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कोशिका भित्ति से घिरी होती है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति, यह जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, यह जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। ठीक है, तो यह सेल वॉल जो है उसके रास्ते से होकर जल और विलयन आसानी से आर पार आ जा सकते हैं, मुक्त रूप से पारगम्य होती है। ठीक है, पौधे की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। ठीक है, तो यह जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, यह जल या विलयन में पदार्थों के लिए क्या है, मुक्त रूप से पारगम्य होता है। ठीक है, आर पार आ जा सकता है। अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वह परिवहन और गति के लिए बाधक, बैरियर नहीं होती है। ठीक है, एक पौधे की कोशिकाओं में, ठीक है, अगर एक पौधे की सेल को देखा जाए, कोशिका को देखा जाए, तो एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती है। एक प्लांट सेल, एक प्लांट कोशिका को अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें एक सेंटर में वैकोल होता है, केंद्रीय रसधानी होती है। ठीक है, एक केंद्रीय रसधानी होती है जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलीय विभव में भागीदारी करता है। ठीक है, तो यह जो सेंट्रल वैकोल है, केंद्रिक रसधानी है, उसके अंदर जो रस भरा हुआ है वह कोशिका के विलीय विभव में भागीदारी करता है। ठीक है, रसधानी के अंदर, वैकोल के अंदर भरा हुआ जो रसधानी युक्त रस है वह कोशिका के विलीय विभव में भागीदारी करता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, और जो वैकोल है, रसधानी है, उसके मेम्ब्रेन को, उसके झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर और बाहर, ठीक है, यह दोनों झिल्ली एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं के गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट जो हैं, यह दोनों जो हैं झिल्ली, कोशिका के भीतर और बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, यह दोनों झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और रसधानी की झिल्ली अर्थात टोनोप्लास्ट। ठीक है, आप परासरण को समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि पौधे की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति जो है वह जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती है। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती है जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलीय विभव में भागीदारी करता है। ठीक है,
पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली अर्थात टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर और बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आइए परासरण को समझते हैं। परासरण जो है विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो जल जो है एक पारगम्य झिल्लिका हो, अर्ध पारगम्य झिल्ली हो, उसके आर पार जल का विसरण हो रहा हो, एक झिल्ली के आर पार, जो झिल्ली कैसी हो, अर्ध या पारगम्य झिल्ली हो, उसके आर पार जल का विसरण हो रहा हो, तो इस घटना को परासरण कहा जाता है। परासरण के लिए क्या जरूरी है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जरूरी है। तो परासरण जो है विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका का के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार जल का विसरण हो रहा हो तो इसे परासरण कहा जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण जो है वह स्वतः ही प्रेरित बल के अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांता प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, परासरण की दिशा क्या होगी, परासरण की गति क्या होगी, यह दाब प्रवणता और सांता प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो परासरण जो है विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा और गति दाब प्रवणता और सांता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या उच्च सांता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। ठीक है, तो जल जो है अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव तक तब तक जाता रहेगा, तब तक संचारित हो जाता रहेगा जब तक कि दोनों की सांता बराबर न हो जाए, दोनों की साम्यता बराबर न हो जाए। ठीक है, जल जो है अपने उच्च सांता से अर्थात उच्च रासायनिक विभव से निम्न सांता अर्थात निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। साम्यता पर जब साम्यता अवस्था आ जाती है तो साम्यता पर दोनों कक्षों का जल विभव एक समान होना चाहिए। साम्यता पर क्या होना चाहिए? दोनों कक्षों का, दोनों चेंबर का जल विभव जो है वह समान होना चाहिए। ठीक है, तो जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव एक समान होना चाहिए। ठीक है, आइए अब कुछ प्रयोग के बारे में बात करते हैं। आपने विद्यालय में पहले के चरणों में, ठीक है, आपने विद्यालय के पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी आस्मोमीटर बनाया होगा। ठीक है, आलू से आपने विद्यालय में परासरण मापी बनाया होगा, आस्मोमीटर। यदि कंद को पानी में रखा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल परासरण के द्वारा पानी को एकत्र कर लेता है। ठीक है, आलू को बीच में से कट करके आलू के बीचों बीच में अगर शर्करा का घोल रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि, और इसको पानी में रख दिया जाए आलू को, तो जो शर्करा का घोल बीच में है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यदि कंद को पानी में रखा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल
परासरण के द्वारा पानी एकत्र कर लेता है। अब सांद्र घोल हल्का हो जाता है क्योंकि उसमें पानी और मिल जाती है, परासरण के द्वारा पानी इसमें आ जाता है। ठीक है, यह प्रयोग आपने किया था। आगे और समझते हैं। चित्र 11.3 का अध्ययन करें। यहाँ देखें ध्यान से, एक फिगर बना हुआ है। यह चित्र है 11.3, इसमें 2 चेंबर हैं, ओ और ब। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली आप देख रहे हैं। और यह जल जो है भरा हुआ है, ग्रीन पार्ट में जल को दिखाया गया है। यह नीला जो है विलेय के अणु है। ओ वाले चेंबर में विलेय के अणु कम हैं, ब वाले चेंबर में विलेय के अणु ज़्यादा हैं। इन दोनों विलेय के अणु ज़्यादा हैं ब वाले में, इसका मतलब इसमें सांद्रता अधिक है। ब वाले की सांद्रता क्या है? अधिक है, अर्थात यह उच्च रासायनिक विभव पे होगा। और इसमें विलेय के अणु की संख्या कम है, अर्थात इसकी सांद्रता कम होगी, यह निम्न रासायनिक विभव पर होगा। दोनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया गया है, अर्थात यहाँ पे जो घटना होगी वह परासरण की होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया गया है। ठीक है, तो चित्र 11.3 का अध्ययन करें, जिसमें 2 कक्षों अ और ब में रखे गए विलयन को भरकर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, और किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव हुआ है। ठीक है, किस चेंबर में जल विभव जो है कम होगा। तो अ वाले चेंबर में आप देख रहे हैं विलेय के अणु कम हैं, तो यह इस चेंबर में निम्नतर जल विभव होगा। किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलेय विभव है। ठीक है, तो किसके घोल में निम्नतर विलेय विभव है, तो अ वाले चेंबर में जो है घोल में निम्नतर विलेय विभव है, निम्नतर जल विभव है। ठीक है, परासरण किस दिशा में संपन्न होगा। परासरण जो है वह अ से ब की ओर होगा, क्योंकि सांद्रता इधर ब वाले की अधिक है, अ वाले की कम है। तो परासरण जो होगा, विलेय के अणु जो होंगे वो अ से ब में जाएंगे। ठीक है, किस विलयन का उच्च विलेय विभव उच्चतर होगा। ठीक है, तो विलेय विभव उच्चतर किसका होगा, ब का होगा। साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा। जब साम्यता आ जाएगी, ठीक है, तो जल विभव दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा। ठीक है, साम्य अवस्था में यह सारे विलेय के अणु जो हैं वो इसमें चले जाएंगे साम्यता स्थापित करने के लिए, और निम्नतर विभव जो है वो अ का हो जाएगा। साम्यता के समय अ का जल विभव निम्नतर हो जाएगा। यदि एक कक्ष में साई का मान 2000 किलो पास्कल है और दूसरे में 1000 किलो पास्कल है, तो किस कक्ष में उच्चतर साई होगा। ठीक है, तो यह 2000 किलो पास्कल आप मान लें साई का मान, और जल विभव का मान यह 1000 किलो पास्कल मान लें। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वह उच्चतर साई को बताएगा। ठीक है, आइए अब एक दूसरी चर्चा करते हैं। आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करें, जहां शर्करा के विलयन को एक कीप में लिया गया है, जो एक बीकर में रखे गए पानी से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। ठीक है, तो यह आप देखें परासरण का प्रदर्शन किया गया है इस फिगर में। इसमें आप ध्यान दें, इसमें यह एक कीप है। ठीक है, एक कीप है जिसके अंदर शर्करा विलयन भरा गया है। एक कीप है जिसके अंदर शर्करा का विलयन भरा गया है, और इसको एक झिल्ली से अलग किया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली है लगी हुई, और यह पानी आप देख रहे हैं इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो यह एक प्रयोग है जिसमें शर्करा के विलयन को एक कीप में रखा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शर्करा विलयन भरा हुआ है दोनों में, और यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, और इसको एक जल में रखा गया है, पानी में रखा गया है। ठीक है, अब यह अर्धपारगम्य झिल्ली आप कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप इस प्रकार की झिल्ली का जो है एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को। इसके लिए आपको
अंडा उबालना होगा। ठीक है, अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छेद करके सारा पीला और श्वेत पदार्थ निकाल लें। ठीक है, अंडा को जो है छेद करें, न उबला हो तो उसी तरह छेद कर लें कच्चा ही अंडे को, उसमें से सारा पीला और सफ़ेद पदार्थ निकाल लें, योक और एल्ब्यूमिन को। फिर अंडे के छिलके को, अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए तनु नमक के अम्ल में छोड़ दें। तनु नमक के अम्ल HCl में छोड़ दें। अंडे का कवच घुल जाएगा और उसका झिल्ली प्राप्त हो जाएगा आपको। अंडे का कवच घुल जाएगा और एक आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगा, साबुत झिल्ली प्राप्त होगा जो अर्धपारगम झिल्ली का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप के घोल का स्तर बढ़ाएगा। यह शर्करा का विलयन आप देख रहे हैं, यह गाढ़ा घोल है, पानी हल्का घोल है, यह अर्धपारगम झिल्ली है। पानी जो है इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर शर्करा विलयन में जाने लगेगा, जिससे जल का स्तर बढ़ने लगेगा। यह तीर के द्वारा दिखाया गया है कि जल का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घोल के स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। यह जल जो है शर्करा में तब तक जाता रहेगा जब तक कि सांद्रता साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती, दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। ठीक है, यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल आए, ठीक है, इस झिल्ली से शर्करा क्या आ जाए, बाहर निकल आए किसी कारणवश, तब क्या कभी साम्यता की स्थिति आएगी? ठीक है, तब भी साम्यता की स्थिति आएगी, क्योंकि शर्करा का सारा तो बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए साम्यता की स्थिति आएगी। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल आए, तब क्या कभी साम्यता की स्थिति आएगी? दोनों की सांद्रता, शर्करा घोल की सांद्रता और शर्करा जो जल में आ गई है यह भी एक घोल बनाएगा, दोनों की सांद्रता जब बराबर हो जाएगी तो साम्यता की स्थिति आएगी। आगे देखते हैं। कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है। ठीक है, जल जो है इस शर्करा के घोल में प्रवेश कर रहा है झिल्ली के माध्यम से, इसको रोकने के लिए आप बाहर से दाब लगा सकते हैं। ठीक है, कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विसरित न हो। इस झिल्ली के माध्यम से पानी जो है इस शर्करा घोल में न प्रवेश करे, इसको रोकने के लिए आप बाहर से दाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो रोकने के लिए जितना आप दाब लगाएंगे उसे प्रासरण दाब कहा जाता है, ताकि पानी जो है इस झिल्ली के माध्यम से शर्करा घोल में न प्रवेश कर सके। ठीक है, तो कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विसरित न हो। यह दाब पानी को विसरित होने से रोकता है। जो ऊपर से आप प्रेशर लगाएंगे पिस्टन का, उससे जो है पानी जो है उसमें नहीं प्रवेश कर पाएगा। विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दाब की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगर विलेय सांद्रता अधिक है तो अधिक दाब लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। ठीक है, तो विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है। ठीक है, यह जो दाब लगा रहे हैं आप जल को रोकने के लिए, उसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। ठीक है, संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब जो है परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इनका संकेत विपरीत होता है। ठीक है, परासरण दाब और परासरण विभव का संकेत क्या होता है? विपरीत होता है, लेकिन इनके जो मान होते हैं बराबर होते हैं। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इनका संकेत विपरीत होता है, प्लस माइनस।
परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है। ठीक है, परासरण दबाव में जो प्रयुक्त दाब लगाया जाता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, जबकि परासरण विभव क्या होता है, नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। तो परासरण दबाव में परासरण दाब जो है, जो लगाया गया प्रयुक्त दाब है वो पॉजिटिव होगा, जबकि परासरण विभव उस समय क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा परासरण का एक प्रदर्शन, जिसमें एक कीप में शर्करा विलयन भरा था, पानी में भरे हुए बीकर में उल्टा रखा गया है, जिसका मुख अर्धपारगम झिल्ली से बंद है। पहले वाले फिगर में आपने देखा कि जल जो है झिल्ली को पार करते हुए विसरण से कीप के घोल का स्तर बढ़ाएगा, जैसा कि तीर से दिखाया गया था फिगर में। दूसरे वाले में आपने देखा कि कीप में जल के बहाव को रोकने के लिए दाब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस दाब को परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब जो है परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, विपरीत होता है। परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब जो है सकारात्मक होता है, और उस समय परासरण विभव क्या होता है, नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था परासरण के बारे में। आप वीडियो को फिर से देखें ताकि क्लियर हो जाए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।